स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। जी हाँ, जिसको डी ब्रोगली ने दिया था 1923 में। ठीक है, जो आगे जाके आधार बनता है किसका? क्वांटम मैकेनिक्स का। एक बेस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनता है किसका? क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। अभी तक हम सुनते आए थे, जैसे अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ा है, आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, मेरी वीडियोस आपने देखी हुई हैं विज्ञान वृक्ष के ऊपर, तो हमने वहां पर पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो उससे हमें समझ में आता है कि जो आपकी लाइट है ना, या फिर जो कोई रेडिएशन है, उसके पास कैसा नेचर है? पार्टिकल का नेचर है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन ही लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से हो पाता है। ठीक है, लेकिन जो लाइट है या फिर जो रेडिएशन है वो क्या शो करती है? वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न भी शो करती है। अब ये कहाँ पता चला? ये हमें पता चलता है जब हम कक्षा 11 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, तो हमें वहां पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस दिखाई देते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें वहां पर दिखाई देता है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है वो एक वेव के शो करने वाले फिनोमेना है। मतलब ये फिनोमेना एक वेव शो करती है। ठीक है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक और आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो फिनोमेना है वो कौन शो करता है? वो एक पार्टिकल के लाइट के पार्टिकल नेचर की वजह से ही एक्सप्लेन हो पाते हैं। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में आई, भाई लाइट के पास दोनों ही नेचर होते हैं, पार्टिकल भी होता है और वेव भी होता है। अब 1923 में ए फ्रेंच फिजिस्ट लुइस डी ब्रोगली, इन्होंने कहा कि भाई जैसे लाइट दोहरा चरित्र रखती है, ड्यूअल कैरेक्टर रखती है, वैसे ही जितने भी मूविंग मैटर्स हैं, मतलब जो भी मैटर मूव कर रहा है, जैसे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ट्रेवल करता हुआ प्रोटॉन, कोई भी माइक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक पीस ऑफ चौक को मैं यहां से यहां लेकर जा रहा हूं, जैसे मार्कर को मैं यहां से यहां लेकर जा रहा हूं, इन सब मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग मैटर के पास भी दोनों ही तरह के कैरेक्टर होते हैं। वेव का कैरेक्टर भी होता है और पार्टिकल का कैरेक्टर भी होता है। दोनों ही कैरेक्टर होते हैं। मैटर तो है ही है, इसके पास दोनों ही तरह के क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। ये कहा किसने? ये कहा भाई डी ब्रोगली ने 1923 में। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भाई in 1923 de Broglie advances the idea that light has a dual nature, particle as well as wave. In the same way all moving material particles such as electron, proton, atom, molecule, एक लोहे का टुकड़ा, एक चौक, मूव, सब के सब क्या करने चाहिए? मोशन में होने चाहिए। भी यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान क्या देना है आपको? यहाँ पर लिखा गया है ऑल मूविंग पार्टिकल। मूविंग शब्द यहाँ जरूरी है। ठीक है, इनके पास भी क्या होता है? दोनों ही तरह के नेचर होते हैं। ठीक है, अब जो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वेव होगी, अब उसके पास वेव का चरित्र आ गया, वेव का कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, अब उसके पास वेव का कैरेक्टर जब आ गया है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेव रही होगी। हर मूविंग मैटर के कोरस्पॉन्डिंग जो वेव होती है उसे कहा जाता है मैटर वेव। उसे क्या कहते हैं? मैटर वेव, या फिर डी ब्रोगली वेव भी उसको हम बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको हम मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव भी कह देते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। इधर देखिए, उसको मैटर वेव बोलते हैं या फिर हम डी ब्रोगली वेव भी कह देते हैं। ठीक है भाई, मतलब जो एक मैटर के कॉरस्पॉन्डिंग वेव होगी उसको क्या कहा जाएगा? मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव कहा जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं? मतलब जब एक मैटर मूव कर रहा होगा, उसकी जो वेव होगी उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे? मतलब वेव लेंथ ऑफ ए वेव एसोसिएटेड विद द मैटर। एक मैटर के कोरस्पॉन्डिंग जो वेव एसोसिएटेड होगी, उस वेव की वेवलेंथ कैसे निकाली जाएगी? दोस्तों, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हम जानते हैं फॉर रेडिएशंस, अगर हम रेडिएशंस की बात करते हैं, हमें पता है फ्रॉम प्लैंक रेडिएशन लो, E बराबर एच न्यू, प्लैंक रेडिएशन लॉ से हमें क्या पता चलता है कि भाई जो एनर्जी ऑफ ए रेडिएशन है वो किस फॉर्म में होती है? एच न्यू की फॉर्म में होती है। एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या होता है? न्यू होता है फ्रीक्वेंसी।
न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और न्यू किसके बराबर होता है, सी बाय लेमडा। सी क्या होता है आपका, स्पीड ऑफ लाइट, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट, ओके। और लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ, लेमडा होता है जी आपका वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू द लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट कह लीजिए या फिर रेडिएशन कह लीजिए, ठीक है। और रेडिएशन या फिर लाइट, लाइट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर पर्टिकुलरली, हम किसी और रेडिएशन की बात नहीं कर रहे, लाइट की बात कर लीजिए। और जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सी बाय लैम्डा लिख दिया। अब एच क्या होता है जी, एच होता है आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, एच इज प्लैंक कांस्टेंट। हम कर क्या रहे हैं, हम डेरिवेशन कर रहे हैं किसका, भाई जब मैटर मूव कर रहा होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वेव होगी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो हम क्या मान रहे हैं, भाई वेव के पास, सॉरी रेडिएशन के पास वेव जैसा नेचर है, वेव जैसा व्यवहार है उसका, वेव के जैसा करेक्टर है। तो जब उसके पास वेव के जैसा करेक्टर है तो उसकी एनर्जी E बराबर एच न्यू की फॉर्म में रही होगी, इसको कहूंगा इक्वेशन नंबर 1। अगर वही मैं यहाँ पर मैटर और किसकी, वेव की एनर्जी की बात करूं या फिर एनर्जी और मैटर का रिलेशन बताऊं, तो फ्रॉम आइंस्टीन मैं लिख सकता हूं, फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशन, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टीन का जो मास एनर्जी का रिलेशन है, इससे मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इससे मैं लिख सकता हूं E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। m क्या है भाई, मास है पार्टिकल का, और c क्या है आपका, c क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट है या फिर स्पीड ऑफ रेडिएशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये भी किसकी एनर्जी है, ये भी वेव की एनर्जी है या फिर रेडिएशन की एनर्जी है, और ये भी रेडिएशन की एनर्जी है। तो वेव नेचर, जो वेव की एनर्जी होगी और जो पार्टिकल की एनर्जी होगी, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, मतलब 1 मस्ट बी इक्वल टू 2, 1 और 2 जो हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्योंकि ये तो वेव नेचर मानते हुए या फिर आप कहिए प्लैंक रेडिएशन लॉ से एनर्जी आई रेडिएशन की, और ये कहाँ से एनर्जी आई, आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस से एनर्जी आई। अब दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सो 1 मस्ट बी इक्वल टू 2, वी विल गेट, यहाँ पर आ जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, एक c से c कैंसिल, m इंटू सी इज इक्वल टू h बाय लेमडा। दिस इंप्लाइज लेमडा क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज लेमडा आ जाएगा h ओवर mc, लेमडा क्या आ जाएगा भाई, h ओवर mc। ये किसकी वेवलेंथ आई भाई, ये उस रेडिएशन की वेवलेंथ आई जिसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। ये बात तो सही है भाई, भाई ये किसकी आई है वेवलेंथ, ये अभी तक रेडिएशन की बात चल रही थी, पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने तो मैटर की चर्चा करी है, रेडिएशन के बारे में तो पहले से ही जानते हैं हम कि भाई वेवलेंथ होती है, वेव के जैसा नेचर होता है। लेकिन यहां पर जो वेवलेंथ निकाली है, ये वेवलेंथ रेडिएशन की ही निकाली है, ठीक है। अब इससे मैटर की वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, अब होगा क्या, देखो प्लैंक कांस्टेंट बदलने वाला है नहीं, मैटर का मास रेडिएशन से अलग हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या बदलेगा, बस स्पीड बदलेगी, मतलब ये तो कांस्टेंट है, मास और स्पीड बदलेगी मैटर की। मतलब हमें पता चला है फॉर रेडिएशन लेमडा बराबर h बाय mc आ जाएगा। बट इफ मैटर इज मूविंग with velocity v, then wavelength corresponding to matter wave is क्या होगा भाई, v को रिप्लेस, c को रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी से, तो लेमडा क्या आ जाएगा, h डिवाइड बाय मास इनटू वेलोसिटी।
अब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, दिस इज, और क्या लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, एच बाय पी। पी क्या होता है भाई आपका, पी होता है आपका लीनियर मोमेंटम। दोनों ही एक्सप्रेशन किसके हैं, दोनों ही एक्सप्रेशन जो हैं वो किसके हैं भाई, दोनों ही एक्सप्रेशन मैटर वेव की वेवलेंथ के हैं। दोनों ही जो एक्सप्रेशन है वो किसके हैं भाई, क्यों, क्योंकि हमें क्या पता है, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या है, P इज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। इसीलिए क्या कहा गया भाई, जो पार्टिकल है वो किस में होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। अगर पार्टिकल रेस्ट पर होगा तो उसका लीनियर मोमेंटम भी नहीं होगा। ये कैसा है, ये लीनियर मोमेंटम है किसका, मूविंग पार्टिकल का। ठीक है, आप यहाँ लिखना चाहो तो लीनियर मोमेंटम लिख सकते हो, एक्यूरेटली तो लीनियर मोमेंटम ही लिखना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये जो है ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है भाई, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल, जिसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और मास कितना है, m है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है लैम्डा बराबर h ओवर mv, ये क्या बताता है आपको, उस मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ बताता है, जो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है, और जिसका मास कितना है, m है। ठीक है, जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये किसकी वेवलेंथ बताता है, ये उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ बताता है जो स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है और जिसके पार्टिकल का मास कितना है, m है। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ गया कि भैया कि हम यहां से किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के कोरस्पोंडिंग क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या भाई, क्या ये सिग्निफिकेंट है, मान लो मैं चल रहा हूं यहाँ पर, देखो मोशन में तो मैं भी हूं, आपको दिखाई दे रहा हूँ चलता हुआ, तो क्या मेरे साथ भी एक वेव का नेचर है क्या, मतलब मेरा भी एक वेव के जैसा नेचर है, मेरा भी एक मतलब कि दोहरा करैक्टर है क्या, वेव भी है और पार्टिकल भी है। अब ये हमें पता चलता है कि भाई ये कहाँ तक सिग्निफिकेंट है, कहाँ तक ये चीज़ें वैलिड होती हैं, उनकी बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत में किसी भी विश्वविद्यालय, किसी कॉलेज से, किसी महाविद्यालय से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए विज्ञान वृक्ष के ऊपर आपके कंप्लीट 6 के 6 सेमेस्टर का जो फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स है, बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही कम कीमत के ऊपर उपलब्ध है। इतने रुपए आप वैसे ही वेस्ट कर देते होगे 2-4 दिन में, उसके लिए हमारा कंप्लीट सेमेस्टर कोर्स अवेलेबल है। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं आईआईटी से तो आपके लिए हमारे पास सीयूईटी, पीजी और आईआईटी जेम, आईआईटी से अगर आप स्पेशली एमएससी करना चाहते हैं तो आईआईटी जेम का पेपर होता है, उसका भी कोर्स अवेलेबल है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाहते हैं तो कॉमन एंट्रेंस जो एग्जाम होता है सीयूईटी पीजी, उसका भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आईआईटी से एमएससी करने के बाद आपको जॉब मिलने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपके लिए एमएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ठीक है, इसकी तैयारी आपको पहले से ही शुरू कर देनी होती है, मतलब 3rd और 4th सेमेस्टर से, क्योंकि इसका जो लेवल है वो सीयूईटी पीजी से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एमएससी करना चाहते हैं, मतलब आईआईटीज़ का टैग अगर आपको चाहिए, कक्षा 12 के बाद आपका आईआईटी का सपना रह गया है, तो आप अभी भी आईआईटी से एमएससी करके उस सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप एमएससी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए हमारे पास आईआईटी गेट और सीएसआईआर नेट के कोर्सेज उपलब्ध हैं। आईआईटी गेट के थ्रू आपको सीधा पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे ओएनजीसी, इंडियन ऑयल वगैरह में सीधी ऑफिसर लेवल की जॉब मिलती है। आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी के दौरान आपको फेलोशिप भी मिलती है। अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं, उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलती है और पीएचडी के दौरान फेलोशिप भी मिलती है। तो ये सारे ही कोर्सेज आपको विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर मिलेंगे, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर मतलब एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, सभी के डेमो कोर्सेज, डेमो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप जाकर डेमो वीडियोस देखिए। अगर आपको डेमो वीडियोस अच्छा लगता है तो आप ज़रूर से भी ज़रूर जाइए और आप हमारे कोर्सेज को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, पर कोर्सेज की कीमत बहुत नॉमिनल है, इतनी कम कीमत आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, और क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी के साथ कोर्सेज पढ़ाए गए हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली रिलेशन, मतलब हमने जो लैम्डा बराबर एच और एम वी लिखा है वो कहाँ तक सिग्निफिकेंट है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि जो डी ब्रोगली का रिलेशन है वो केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही क्या है, सिग्निफिकेंट है। वो मैक्रोस्कोपिक दुनिया, मतलब कि जैसे मैं हो गया, आप हो गए, गाड़ियां हो गई, ट्रेन हो गई, क्रिकेट की बॉल हो गई, बैट हो गया, फुटबॉल हो गई, पंछी उड़ रहे हैं, जितनी भी चीज़ें मोशन में हैं जिनको हम देख पा रहे हैं,
उनके लिए जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का जो है वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, मैं मान लेता हूँ लेट मैक्रोस्कोपिक का एग्जाम्पल लेता हूँ एक आपके सामने। ठीक है, हम मानते हैं भाई क्रिकेट कोई बॉल मान लो, क्रिकेट बॉल मान लो, कुछ मान लो, जिसका मास कितना है? जिसका मास 500 ग्राम है। ठीक है, और जिसकी स्पीड कितनी है? जिसकी मैं वेलोसिटी लिखता हूँ, मान लीजिए वो चल रही है 50 मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर सेकंड मान लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 किलोमीटर पर सेकंड मान लो या फिर 50 मीटर पर सेकंड मान लो। ठीक है, 50 किलोमीटर, 100 मान लीजिए, चलो 100 मान लेते, कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी भाई? इसकी वेवलेंथ होगी लैम्डा बराबर h/mv। सही है, तो 6.626 गुणा 10 की पावर -34, और इधर क्या? h ओवर मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना आ रहा है? मास आ रहा है 500 ग्राम, मतलब 500 गुणा 10 की पावर -3 केजी में कन्वर्ट हो गया। वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी? 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास? नियर अबाउट जब आप यहाँ पर देखोगे तो लैम्डा आपके पास आएगा। देखो जरा ध्यान से, ये क्या बन रहा है? अब यहाँ पर मैं पावर की बात करूंगा तो देखिए जरा, यहाँ पर बनेगा आपके पास नियर अबाउट, मैं इन टर्म्स को छोड़ रहा हूँ, 5 और 6 नियर अबाउट 1.1 के आसपास आपको कुछ वैल्यू देंगे, वहाँ नहीं जा रहा, 1.2 दे देंगे जो भी है। तो यहाँ पर बन रहा है, देखो 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, 10 की पावर 4, और नीचे 10 की पावर 1, नीचे 10 की पावर क्या बचेगा? 1 बचेगा, और ऊपर जाकर क्या चला जाएगा? नियर अबाउट 10 की पावर 35। देखो दोस्तों, जब आप इसको देखोगे तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा आपको? यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ पावर बच जाएगी 31। सही है, यहाँ पावर कितनी बचेगी? 31 बचेगी। सही है, कैलकुलेशन आती होगी इतनी तो। अब यहाँ पर 10 की पावर 4 और है, तो ये क्या आ जाएगा? 10 की पावर -31 बाई 10 की पावर -4, नियर अबाउट 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा भाई? -35। इतना कम आ जाएगा, इतना कम, समझ रहे हो आप? कितना कम आ जाएगा भाई? ये बहुत कम आ जाएगा, ये तो बहुत कम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? वेरी स्मॉल वेवलेंथ टू एक्सपीरियंस। इसको एक्सपीरियंस ही नहीं किया जा सकता, वेरी स्मॉल वेवलेंथ टू एक्सपीरियंस। तो इसीलिए क्या है? इसीलिए किसके लिए एलिजिबल नहीं है? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए एप्लीकेबल या फिर सिग्निफिकेंट नहीं है। कौन सा? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट। हमने पहले क्या लिया? मैक्रोस्कोपिक ले लिया। अब मैं आपको माइक्रोस्कोपिक लेकर भी समझा देता हूं एक बार। देखिए, माइक्रोस्कोपिक की जब मैं बात करूंगा, क्योंकि इनके लिए तो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है? नियर अबाउट होती है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। यही होती है भाई, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड होती है। सही है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर किलोमीटर को भी बदल लूँ मीटर में, आप यहाँ पर किलोमीटर ना करके मीटर ही कर लो तो बेटर रहेगा थोड़ा सा आपके लिए भी और कैलकुलेशंस के लिए भी। इतने मीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए भाई, यहाँ पर 10 की पावर 6, मास कितना होता है? 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलो। सही है, तो लैम्डा कितना बनेगा भाई? h/mv बनेगा। सही बोल रहा हूँ, ये कितना? 6.626 गुणा 10 की पावर -34 होता है। सही है, तो मास कितना बनेगा? 9.1 गुणा 10 की पावर -31, और ये कितना बनेगा? 10 की पावर 6। ध्यान से देखिए भाई एक बार, जब आप इनको कैंसल आउट करेंगे ना तो यहाँ पर कितना बनेगा? 10 की पावर -3 रहेगा। 6 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 10 की पावर -9। तो लैम्डा क्या आएगा यहाँ पर? लैम्डा नियर अबाउट इक्वल टू 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 10 की पावर 6, नियर अबाउट 10 की पावर -9 मीटर आ जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा? ये नियर अबाउट 1 नैनोमीटर के बराबर है, या फिर अगर आप एग्जैक्ट निकालोगे तो भाई 1 नैनोमीटर से भी कम ही आएगा। तो ये क्या है? ये सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट टू मेजर। इसको हम क्या कर सकते हैं? सिग्निफिकेंट टू ऑब्जर्व। हाँ, हम खुली आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन वो एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं।
ऑब्जर्व और मेजर थ्रू इंस्ट्रूमेंट और मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट्स। आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास ले लिया, यहाँ पर आप 500 ग्राम की बोल लो, 2 किलो की बोल लो, 100 ग्राम की बोल ले लो। मतलब मैक्रोस्कोपिक दुनिया के लिए जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर है, जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है, वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है मैक्रोस्कोपिक के लिए। हालांकि माइक्रोस्कोपिक दुनिया के लिए ये क्या रखता है, सिग्निफिकेंस रखता है, और ये आगे जाकर आधार बनता है किसका, क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे किसका, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का। लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे किसका, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का। कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, इसके बाद उन एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि भाई जो पार्टिकल होते हैं उनके पास भी वेव के जैसा करैक्टर होता है। कब, अगर वो मोशन में है तब। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।